डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड थी और लोग कह रहे थे सर आप भी यूट्यूबर बन जाइए। तो मैं यूट्यूबर अब बन ही रहा हूँ और यूट्यूब पर मेरा चैनल फिजिक्स माई स्टाइल के नाम से होगा। और निश्चित रूप से जैसे उस चैनल का नाम रखा गया फिजिक्स माई स्टाइल जो चैनल का नाम रखा गया वो काफ़ी कुछ मेरे पर्सनल व्यक्तित्व को भी बताता है। वो ये कि आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे कमज़ोर बच्चे हैं जिनको नॉलेज तो होता है, स्पीड कम होती है, यानी समय अभाव हो जाता है परीक्षा में, इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, पेपर प्रॉपर वे में राइट विद इन टाइम नहीं हो पाता है। तो मैं उस स्टाइल का भी ख्याल रखूँगा जिस स्टाइल में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाए। और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कई तरीके होते हैं कि क्वेश्चन 5-5, 6 तरीके से सॉल्व होते हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जिसको देखिए और टिक मारिए, एकदम सटीक आंसर मिलेगा। तो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और जो बच्चे कमज़ोर हैं या उनकी स्पीड कम होती है, वो पेपर को समय से नहीं कर पाते, वो भी पेपर को समय से कर पाने में सफल होंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप सारे लोग इसको देखें और लाभान्वित हों। ठीक है, तो जैसे कि सवाल खत्म होने के तौर पे मैं बताना चाहूँगा। वो सवाल क्या है? अक्सर हम पढ़ते हैं, जैसे मान लो एक प्रॉब्लम गिवन वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड mod of vector A equals to mod of vector B equals to mod of vector C, ऐसा दिया है। अब ये पूछा गया सवाल में नीट में भी और जेईई में भी पूछा गया, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। दूसरा पूछता है वेक्टर बी एंड सी। तीसरा पूछता है वेक्टर सी एंड ए। तो प्यारे बच्चों, अब इसका सोल्यूशन जब हम बनाएंगे सोल्यूशन, तो बेसिकली सोल्यूशन में एक चीज तो है, अब ध्यान देना है कि हम कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो सॉल्व करते हैं, या मैंने बहुत सारे से लोगों को सॉल्व करते हुए देखा है, अक्सर लोग उस स्टाइल में सॉल्व करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ पहले। वो है स्टाइल क्या? पहली स्टाइल, अगर कहीं भी ऐसा दिया हुआ होता है C इक्वल्स टू A प्लस B, तो हम कैसे निकालेंगे? C का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या है? C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। अब देखो A B C तीनों का मॉड बराबर है। मॉड बराबर का मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। इन राइटिंग जब न्यूमेरिकल में लिखते हैं तो मॉड को ऐसा ना लिख करके ऐसे ही लिखते हैं। ये सब मॉड है, मॉड का स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर, मॉड A का स्क्वायर, मॉड B का स्क्वायर, मॉड C का स्क्वायर, ये सब मॉड लिखा हुआ, मॉड B A और B यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, अब इसे हम लिखेंगे, सिंपल सी बात, दिया हुआ है तीनों का मॉड बराबर है, तो ए बी सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? चाहे ए लिख दें सबकी जगह पर, चाहे बी लिख दें, चाहे सी लिख दें। सपोज हम ए ही लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखेंगे 2AA का मतलब A
स्क्वायर, यहाँ पर होगा cos थीटा, राइट। यहाँ पर जब हमने इस फार्मूले को लिखा था तो एक चीज ध्यान दीजिए, ए बी के बीच का ही एंगल है ये थीटा। अगर लिखा है सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये थीटा यहाँ पर क्या है, ए और बी के बीच का ही एंगल है। समझ लो, अगर थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया इस फार्मूले से, तो हमें किसकी वैल्यू आ गई, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। और अगर हम ध्यान दो तो यहाँ पर सबने रख दिया ये आ गया क्या, 2a स्क्वायर, ये भी क्या हो गया a स्क्वायर, ये भी क्या हो गया 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो होगा -2a स्क्वायर, -2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, -a स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा। हमें पता है, इसको हम ऐसा भी साबित कर सकते हैं, अब ये आएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू -2a स्क्वायर अपान, सॉरी ये क्या आएगा, -a स्क्वायर अपान -2a स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पर ये प्लस है, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर से कट जाएगा, आएगा -7 किसकी वैल्यू होती है, cos 120 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा इक्वल्स टू आ गया 120 आया। अब अगर हम बी और सी के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं, बी और सी, तो करना क्या होगा, लिखा हुआ c इक्वल टू a प्लस बी, तो हम क्या करेंगे, b को इधर ट्रांसफर कर दें, तो कैसे लिखेंगे, लिखा जा सकता है a इक्वल्स टू c माइनस बी। अब इस सीधी सी बात है, a रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, वेक्टर c माइनस वेक्टर b, मतलब वेक्टर c में से वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट किया गया है, हटाया गया है, हटा लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे भाई, a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2cb। अब यहाँ पर cos थीटा फिर लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन वाले फार्मूले में यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। और याद रहे, फिर से ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, तो सबकी जगह पे लिख दो ऐसे, a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c, b की जगह पे a लिखेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा किसके बीच का एंगल है, c और b के, c और b के, तो जैसे बात इसको सॉल्व करें, 2a स्क्वायर होगा, इसको बदल आएंगे -2a स्क्वायर होगा, -2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा -a स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू होगा -2a स्क्वायर, यहाँ ये बचा रह जाएगा राइट हैंड साइड में, और ये लिखा जाएगा cos थीटा। अब इसको लिखते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, -a स्क्वायर अपान -2a स्क्वायर, -2a स्क्वायर, ठीक। इसको कैंसिल कर दो, ऊपर नीचे माइनस है तो इसको प्लस में बदला जा सकता है, ठीक। अभी आएगा कितना, 1/2 प्लस 1/2, ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री, किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 60 डिग्री। ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, फिर इसी को लिखिए जो क्वेश्चन में दिया है, c इक्वल्स टू a प्लस b, ये गिवन है, लेकिन हमें एंगल किसके बीच निकालना है,
दूसरे पार्ट में सी, बी और सी के बीच निकालना था, तो हमने बी और सी को क्या किया था, एक साइड में कर लिया। अब क्या करना है, अब की बार आपको निकालना है सी और ए के बीच का एंगल। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, हमें क्या करना है, इसमें ए को सी की साइड में कर देंगे, तो आएगा सी माइनस ए इक्वल टू बी, या इसे हम लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू सी माइनस ए, सी माइनस ए, ये लिखेंगे बिल्कुल सही। अब ये क्या लिखा जाए, बिल्कुल वैसे हो गया जैसे इसमें फार्मूला लिखा था, वैसे ये फार्मूला इसका लिखिए। बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ बी रिजल्टेंट और ये सी में से ए सब्ट्रैक्ट किया गया है। अगर हम देखें तो ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2सी ए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, सी और ए, यानी एक साइड में जो दोनों वेक्टर हैं वो चाहे आपस में सब्ट्रैक्ट किए गए हो, चाहे दोनों आपस में ऐड किए गए हैं, हमेशा उन्हीं के बीच का एंगल ये थीटा माना जाएगा, फार्मूले में जो आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर थीटा किसके बीच का एंगल है, अब इसी बात में सी और ए के बीच का एंगल, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन की अप्लाई करो, क्योंकि ऑलरेडी सबके लिए दिया हुआ है मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी, तो सबकी जगह पर मॉड सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए यहाँ भी लिख देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा, इसको जोड़े तो आएगा क्या 2a स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे माइनस 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा देंगे, क्या आएगा माइनस a स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्या माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, और ये भी वैल्यू क्या आएगी, ये भी वैल्यू आएगी कॉस थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर, इधर 2a स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक, a स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना प्लस हाफ किसकी वैल्यू होगी cos 60, इसका मतलब यहाँ पर भी थीटा इक्वल्स टू क्या है 60 डिग्री। तो एक बात तो क्लियर हो गई, ए बी बी सी और सी ए के बीच का एंगल हमने निकाल लिया, ठीक है, बस निकाल लिया। इस प्रक्रिया से इस क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट्स, तो सही पूछे तो कम से कम बहुत स्पीड से कोई करने वाला हो तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, जबकि आपको पेपर में टाइम कितना मिलता है, अधिकतम 2 मिनट जेई में, और 45 सेकंड मिलता है, 45 सेकंड मिलता है किसी नीट में, दोनों में ये देखिए तो वास्तव में जितना टाइम होना चाहिए उस टाइम से ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा, लगने की संभावना, और कोई गारंटी नहीं है कि हम इस मेथड से करेंगे और आंसर सही ही आ जाए, कोई गारंटी नहीं है इस मेथड से करेंगे और आंसर सही ही आ जाए, ठीक है। तो जिसकी मैथ वीक है, देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको यही नहीं पता है cos थीटा की वैल्यू -½ होती है, cos थीटा की वैल्यू -½ कब होती है, कितने डिग्री पर होती है नहीं पता है, cos 120 डिग्री। बहुत लोग कह रहे हैं जब इतनी छोटी चीज़ नहीं आती तो उसको नीट और IIT देने की क्या जरूरत है, नहीं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, दिस इज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर इसको फिजिक्स के मेथड से सॉल्व किया जाए, फिजिक्स का मतलब है जिसको हम फिजिकली देखने की कोशिश करें, और अगर हम सही देखने की कोशिश करें तो ये सवाल चुटकियों में नहीं होता है, वो मेथड मैं बताता हूँ, 2 मेथड आपको और बताता हूँ इसके अलावा, वो क्या है, जैसे देखो 2 वेक्टर जब जोड़ते हैं, आपने पढ़ा होगा थ्योरी में,
सेकंड मेथड क्या है, थ्योरी में आपने पढ़ा है कि एक वेक्टर ऐसे है, एक अगर इसमें बी को जोड़ना है, सपोज बी की डायरेक्शन ऐसे है, तो बी के टेल को इसके हेड पर रखकर ऐसे ड्रा करते हैं और रिजल्टेंट बनाते हैं कैसे, पहले के टेल से, पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाने वाली लाइन, ये क्या कहलाती है, रिजल्टेंट है। ये क्या है, रिजल्टेंट है। ये क्या है, रिजल्टेंट। ठीक है, अब एक चीज देखो जरा, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, सी, तो आर की जगह सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी आर कुछ भी लिख सकते हैं, सी लिख दो, सी लिख दिया। अब एक चीज सोचो जरा सा, इसमें एक बात और दी गई, तो आपने थ्योरी में पढ़ा था, ए में बी को जोड़ना है तो एक के हेड पर क्या रखेंगे, बी के टेल को रख के ड्रा करेंगे उस बी की डायरेक्शन में, उसके बाद रिजल्टेंट को कहाँ से ड्रा करेंगे, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिला देंगे, रिजल्टेंट मिल जाएगा। लेकिन इसमें तो ऐसे मोटा मोटा हो गया, बट स्टूडेंट इसमें एक बात और दी गई है, ए बी सी तीनों के मॉड क्या है, बराबर। मॉड माने समझ लो, मॉड क्या बताता है, मैग्नीट्यूड जैसा है, यूनिट अगर मॉड में आप जोड़ दीजिए तो मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक, यानी मैग्नीट्यूड लंबाई को बताता है। जैसे ये होता, मान लो सपोज ये 2 मीटर होता, 2 होता, तो ये मॉड है, इसमें यूनिट भी लगा दो, यूनिट भी लगा दो तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। मॉड समझ लो प्योर मैथमेटिकल क्वांटिटी है, जब हमने इसमें और डाल दिया यूनिट भी लगा दी तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई, यूनिट लगाने के बाद क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई 2 मीटर, तो ये समझ लो मॉड ऑलरेडी तीनों का बराबर है, इसका मतलब तीनों की लंबाई क्या है, बराबर है। तो सीधी सी बात मन में एक बात फट से आना चाहिए, कहीं भी दो वेक्टर जोड़ने के बाद तीसरा रिजल्टेंट अगर निकलता है तो क्या होने में बात आनी चाहिए कि तीनों साइड ट्रायंगल की क्या होगी, सेम होगी। तो जाहिर सी बात ऐसे बना दोगे फटाफट, 1 2 3, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा हमारा, क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। वेक्टर ए इधर हुआ जिसकी लंबाई a जैसी है, वेक्टर बी इधर हुआ जिसकी लंबाई b जैसी है, और वेक्टर सी रिजल्टेंट है, पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाओ, ये सी, वेक्टर सी इधर हुआ, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे भाई, वेक्टर सी का मतलब सी, वेक्टर सी का मतलब सी, बिल्कुल सही। अब देखो इसमें दिखाई देता है, चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है ए बी सी तीनों बराबर नहीं, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन, जैसी बात ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। लेकिन मजेदार बात क्या है, साफ साफ यहाँ दिख रहा है, अगर ए की डायरेक्शन ये, बी की डायरेक्शन ये दिख रही है, ए बी के डायरेक्शन के बीच का एंगल ही ए बी के बीच का एंगल माना जाता है स्टूडेंट, और वो है कितना, ये 60 है, ये टोटल 180 होता है, 180 में से 60 निकाल तो 120 दिखेगा। जी हाँ, कोई मैथ की जरूरत नहीं है। बी और सी के बीच, बी इधर है सी इधर है, बी और सी के बीच का एंगल क्या है, साफ साफ दिख रहा है, अपोजिट एंगल है, ये 60 डिग्री है, वही कैलकुलेशन से भी आया है। ए और सी के बीच का एंगल क्या है, देखो ये भी 60 डिग्री आया है कैलकुलेशन से, यहाँ दिख भी रहा है, ए की डायरेक्शन ये, सी की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हमें देखते ही देखते फिगर अगर विजुलाइज कर लेते हैं, जिसको हम फिजिकल मेथड कहते हैं, जिसको हम फिजिकल प्रैक्टिकल मेथड कहते हैं, इसको हम देखते ही देखते बता सकते हैं, उसमें गलत होने का चांस भी नहीं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है लेकिन इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। अब एक चीज और समझें, एक फार्मूला अगर आपने पढ़ा होगा, ये भी बड़ा काम का है, जब दो वेक्टरों के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, r इक्वल्स टू a cos थीटा बाई 2। दूसरा फार्मूला ये एडिशन पर है, जब r इक्वल्स टू क्या पढ़ते थे, a प्लस b, ये कहा गया क्या, a बराबर b बराबर ऐसे r, यहाँ r की जगह पर क्या है, c है, तो c है, चलो c लिख देता हूँ। तो जाहिर सी बात है, जहाँ r है वहाँ क्या लिखना है,
पूरा काम हो गया। ए क्यों लिखा? क्योंकि ए बी के बराबर है। किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। यहाँ ए ही आएगा, ऐसे था। ठीक है, वैसे तीनों बराबर है, यहाँ तीनों बराबर है, तो जहाँ सी लिखा है यहाँ पर भी क्या लिखो? ए। ए बराबर क्या हो गया? 2a cos थीटा बाई 2। अब तो यहाँ से ए गायब हो गया, ए गायब हो गया। ठीक है, cos थीटा बाई 2 कितना आएगा? cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू कितना है? यहाँ पर बचा हुआ, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है 1/2। ये किसकी वैल्यू है? cos 60 डिग्री। ठीक, अब ध्यान दो, थीटा बाई 2 इक्वल्स टू कितना है? 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू कितना है? 120 डिग्री। बिल्कुल सही है, ये तो मजेदार बात है। 120। ठीक इसी पर यह सवाल किया जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्शन वाले नियम को देखें तो सब्ट्रैक्शन के अनुसार यह पास किया क्या होता है? साइन। तो क्या लिखते थे? ये आता c इक्वल्स टू 2a साइन थीटा बाई। अब देखो c लिखते फिर a लिखना है आपको, तो a इक्वल्स टू 2a साइन थीटा बाई 2। अब इसको ध्यान से देखो क्या होने वाला है? साइन थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा? a बाई 2a। a बाई 2a का मतलब क्या होता है? +1/2। इसकी वैल्यू है +1/2। ये वैल्यू है साइन इसकी 30 डिग्री। इसकी 30 डिग्री। अब एक चीज और समझो, थीटा बाई 2 यहाँ क्या दिख रहा है? 30 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री। ये पहले वाले मेथड से 25 मिनट आसान है, लेकिन थ्योरी को जम के पढ़े, क्योंकि सारी चीज देखो मेरी अप्रोच मेरी थ्योरेटिकल है। ये भी थ्योरी में आपने पढ़ा था, लेकिन आपका दिमाग वहाँ नहीं पहुंचता। बेसिक फार्मूला था जिसको हम पढ़ते थे, r² + a² + b² + 2ab cos थीटा। और ये मॉडिफाइड फार्मूला है। कुछ सवाल है जिसमें कंडीशन दी गई कि वेक्टर a का मॉड वेक्टर b के मॉड के बराबर है, लेकिन सवाल क्या पूछा? वेक्टर a b और c तीनों का मॉड, यानी रिजल्टेंट का भी मॉड a और b जैसा ही है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा बदल गया, कोई बात नहीं। पहले हमने 2 बराबर करके फार्मूला बनाया था। ठीक, तो फार्मूला बना था c = 2a sin थीटा बाई 2 जैसा। अब c को भी a जैसा बनाने में क्या प्रॉब्लम आएगा? बिल्कुल सही। ओके, थैंक्स।